हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हम जो है फिजिक्स जो हम यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका जो पहला चैप्टर यानी वैज्ञानिक परिचय के रूप में हम जो है पढ़ रहे हैं और उसकी जो है एक यूनिट हमने जो है मुख्य वैज्ञानिक के रूप में ली थी और दूसरी जो यूनिट है हम यहाँ पर जो है उसके मुख्य उपकरण यानी वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं और उसकी जो है यहाँ पर हम दो जो पार्ट कर चुके हैं। तो अब जो है अब हम जो है तीसरी यूनिट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज जो है हम यानी पहला अध्याय की जो तीसरी यूनिट हम वैज्ञानिक परिचय के अंतर्गत जो कर रहे हैं जिसको जो है नाम दिया है मैंने सामान्य विज्ञान के मुख्य सिद्धांत। यानी अगर हम कह सकते हैं कि पहली यूनिट जो है वो हमने पढ़ी मुख्य वैज्ञानिकों की और दूसरी यूनिट जो पढ़ी हमने वो पढ़ी हमने मुख्य जो वैज्ञानिक यंत्र हैं। और हम जो है आज तीसरी जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पर दिया है सामान्य विज्ञान के मुख्य सिद्धांत। तो आज हम जो है तीसरी यूनिट करेंगे और हमने जो पिछली यूनिट की थी उसमें हमने दो वीडियो उसके बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी मुख्य उपकरणों के। तो अब जो है हम तीसरी यूनिट करेंगे सामान्य विज्ञान के मुख्य सिद्धांत। तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने जो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले आप जो है उसको प्रिपेयर करके देख लें ताकि जो है उसकी जो चीज़ें हमने बताई हैं उसको आप अच्छे से समझ सकें और जो अगली यूनिट है उसको और अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले सिद्धांत जो लेते हैं यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हमने मुख्यतः सिद्धांत यहाँ पर लिए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत अगर हम बात करते हैं वो है हमारा उत्प्लावन का सिद्धांत। देखिए उत्प्लावन का सिद्धांत जो है अगर हम बात करते हैं सामान्यतः हम देखते हैं कि अगर हम कहीं मान लीजिए किसी तालाब में किसी झील में जो हम तैराव यानी तैरते हैं तो उस पर जो नियम लागू होता है वो हमारा कहलाता है हमारा उत्प्लावन का सिद्धांत। इसको जो है आर्किमिडीज द्वारा सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, मतलब दिया गया था। और इसमें क्या होता है, इसमें तीन कंडीशनें होती हैं, उसी आधार पर जो है कोई वस्तु क्या होगा, किस आधार पर रहेगी, किस स्थिति में रहेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा देखिएगा अगर हम पहले जो स्थिति होती है, पहली स्थिति अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहली स्थिति में देखते हैं कि वस्तु पूर्णतः डूब जाना, एक तो स्थिति ये होती है। और एक होती है वस्तु का पूर्णतः डूबते हुए डूबे और डूबकर तैरते रहना, एक ही होता है। और तीसरी स्थिति है वस्तु अंशतः डूबते हुए तैरती है ना। तो पहली क्या होती है कि वस्तु पूर्णतः डूब जाती है, पूर्णतः डूब गई थी, है ना। एक होता है कि वस्तु पूर्णतः डूबी हुई है यानी डूबकर तैर रही है, अंदर डूबी हुई पानी के अंदर है लेकिन वो तैर रही है। एक होता है कि पूर्णतः डूबे वो नीचे चली गई, बिल्कुल जमीन में जाकर लग गई। एक होता है कि अंशतः डूब रही है और तैर रही है। तो एक ही होता है। कैसे कैसे होता है देखते हैं। तो देखिएगा अगर हमारा जो दो चीजें हैं इसमें एक होता है हमारा वस्तु का भार, है ना, वस्तु का भार। और एक हमारा होता है हमारा जो हमारा वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव है उसका भार। अगर हमारा वस्तु का भार जो है, वस्तु का भार जो है हटाए गए द्रव के भार से अगर ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी, वो डूब जाएगी। यानी अगर वस्तु भारी है और हमारा जो हटाया गया पानी है वो कम है तो हमारा क्या होगा, वस्तु क्या होगी, वो डूब जाएगी, है ना। ये होता है। नंबर 2, अच्छा इसकी एक स्थिति हुई। अच्छा इसमें क्या होता है, अब ये कब होगा ये भी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं साथ ही साथ। ये तब होता है जब वस्तु का घनत्व जो है, जो वस्तु का घनत्व होता है ना, उसका घनत्व वाटर का जो घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है उससे अगर ज्यादा है तो वस्तु क्या होगी, वो डूब जाएगी। वो किस स्थिति में होगा, जब ऐसा होगा कि पानी का जो घनत्व है वो कम रह जाएगा किसकी अपेक्षा, उस वस्तु के घनत्व की अपेक्षा। तो अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है और पानी का कम रह गया तो वस्तु डूब जाएगी। और जब वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें उसका भार बढ़ जाएगा, है ना। तो भार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो कम पानी हटा पाएगी और तुरंत जो है वो नीचे डूब जाएगी। तो ये नंबर 1 स्थिति होती है। अच्छा नंबर 2 क्या होती है, नंबर 2 देखेंगे कि वस्तु पूर्णतः डूबकर तैरती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वस्तु को इस तरह से, मान लीजिए पानी है, ये मान लो एक तालाब है
ऐसे मान लो ये एक तालाब है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, और जो है एक वस्तु है, एक वस्तु हमने ये बताया कि वो बिल्कुल डूब गई है, ये नीचे जाके लग गई है ना। तो ये पहली स्थिति थी जो हमने बताई। एक होती है यहाँ पर कि मान लो वो वस्तु है डूबा भी दिखाई दे रही है, लेकिन वो क्या है, डूबती हुई तैर भी रही है, पानी में नीचे नहीं गई है, वो यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, कब होती है कि वस्तु पूर्णतः डूबकर तैरती रहती है, उसमें क्या होता है, वस्तु का जो द्रव यानी भार होता है और हटाए गए पानी का भार जो होता है अगर बराबर है तो उसमें क्या होगा, वस्तु डूबकर तैरेगी, है ना। तो ये होता है। इसमें कब होता है, जब दोनों के घन बराबर हो, यानी वस्तु का घन भी बराबर, वस्तु का घन जो है पानी के घन का अगर बराबर है तो क्या होगा, वो वस्तु स्थिति में रहेगी। अच्छा, एक होता है कि वस्तु अंशतः डूबते हुए तैरेगी, यानी अंशतः डूबते हुए, अंशतः डूबते हुए मतलब होता है कि कुछ वो डूबेगी और कुछ ऊपर होगी पानी के, ऐसे मान ली चलो, ऐसे। यानी अगर हम पानी का ये जो सी लेवल है ये मान लेते हैं, तो अगर सी लेवल है तो इसका जो कुछ पार्ट है हमारा, मान लीजिए 1/9 पार्ट जो है हमारा, 1/10 पार्ट जो है क्या है हमारा, ऊपर है, और 9/10 पार्ट जो है हमारा वो नीचे है। यानी 1/10 भाग जो है वो दिखाई देता रहेगा, और 9/10 भाग जो है वो डूबा हुआ दिखाई देगा, और वो वस्तु हमें इस स्थिति में दिखाई देगी। 3 स्थिति होती है हमारी उत्प्लावन के सिद्धांत की, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। तो ये होता है। वो कब होता है, वो जब होता है जब वस्तु का घनत्व जो है कम होगा, किससे, पानी से। अच्छा, नंबर अगला हम देखते हैं, देखिए सापेक्षता का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं। अच्छा, सापेक्षता का सिद्धांत, जैसा कि सापेक्षता सिद्धांत जो है आइंस्टीन का सिद्धांत है। तो सापेक्षता सिद्धांत क्या है, आइंस्टीन का सिद्धांत, आइंस्टीन ने दिया इसको। आइंस्टीन आप जानते हैं बहुत फेमस हमारे साइंटिस्ट, मतलब हमारे हिंदुस्तान के तो नहीं है। तो ये हमारा आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन सिद्धांत दिया गया आइंस्टीन द्वारा। इसे हम कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। क्या होता है इसकी देखते हैं। इनकी सबसे महान खोज थी ये, सबसे महान खोज अगर हम बात करते हैं आइंस्टीन की, सबसे महान खोज मानी जाती है सापेक्षता के सिद्धांत की। लेकिन हुआ क्या, ये इस तरह से था कि इसको जो है लोगों को समझ में नहीं आ पाया, जिस कारण से जो है इसको जो है आम जन तक इसकी जो है पहुंच नहीं बन पाई, और जिसके कारण जो है ये लोग जो है इसको चर्चा में कम रहा, है ना। इसलिए इसमें नोबेल का पुरस्कार इनको नहीं मिला, बल्कि दूसरे में इनको मिला, वो देखेंगे आगे। इनकी सबसे महान खोज थी, लेकिन इसमें इनको नोबेल नहीं मिला है ना। नंबर 1 बात। इसके अनुसार क्या कहता है सापेक्षता का सिद्धांत, इसके अनुसार जब वस्तुएं बहुत तेजी से, लगभग प्रकाश की गति से, यानी प्रकाश की गति जो होती है ना, प्रकाश की गति के करीब अगर गति करती हैं, कोई वस्तु है अगर वो इतनी तेजी से गति कर रही है, जितना तेज प्रकाश दौड़ता है, प्रकाश की गति आप मतलब जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है प्रकाश की गति होती है। तो अगर लगभग कोई वस्तु का कोई इतनी स्पीड से चल रही है, जैसे प्रकाश की जो गति होती है, अगर कोई गति से चल रहा है तो क्या होगा, देखो गति करती है तो उन वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु ऐसी इतनी तेजी से चल रही है, जितनी तेजी से लगभग प्रकाश चलता है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रकाश जो स्थिति है उसकी, वो ऐसे जो हमारा समय है, वो समय उसके लिए धीमा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, समय जो है उसके लिए वो धीमा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो प्रकाश चलता है, और उस चीज से हमारी वस्तुएं भागने लगेंगी, तो क्या होगा, तो समय तो भाई सीधी सी बात है धीमा हो जाएगा ना उनके लिए। तो ये है, तो ये बताता है सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था, हमारा आइंस्टीन ने दिया था, है ना। तो आइंस्टीन की बात करते हैं। अच्छा, अगला सिद्धांत देखते हैं। अच्छा, एक आता है हमारा प्रकाश का वैद्युत प्रभाव सिद्धांत। ये क्या है, आइंस्टीन ने दिया इसको भी, और आइंस्टीन की दूसरी महान खोज थी। इसमें ही नोबेल का पुरस्कार मिला 1921 में इनको। क्या है ये, इसके अनुसार कोई भी पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करे तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम प्रकाश वैद्युत का प्रभाव कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पदार्थ जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा शोषित कर लेता है, तो जो उससे ऊर्जा शोषित करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना, उत्सर्जित जो होता है उसको हम कहते हैं प्रकाश का ये वैद्युत सिद्धांत है, यानी प्रभाव है उसका सिद्धांत माना जाएगा। तो ये होता है।
अगला हम बात करते हैं, अच्छा रेडियोधर्मिता का सिद्धांत। रेडियोधर्मिता का सिद्धांत जो है वो हेनरी बैकलर ने दिया, और क्या है इसके अनुसार देखिएगा, एक अस्थिर, यानी अस्थिर मतलब स्थिर नहीं है ना, अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी कोई एक अस्थिर है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल जो है एटम आकर अपने नाभिक से क्या करेगा, वो आयनकारी विकिरण के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जित करता है उसका, तो क्या करेगा, वो क्या कहलाएगा, ऊष्मा का क्या कहलाएगा, उसको रेडियोधर्मिता का सिद्धांत कहलाया जाता है। किसने दिया, हेनरी बैकुलर ने दिया था ये। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। एक आता है विद्युत अपघटन सिद्धांत। ये विद्युत अपघटन सिद्धांत जो है माइकल फ्राडे द्वारा दिया गया है, जिनके द्वारा जो है हम देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं विद्युत मीटर, मतलब विद्युत मोटर है, डायनामो है और ट्रांसफार्मर है, उनका आविष्कार किया था। इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया, क्या दिया, क्या कह रहे हैं, इसके अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं। तो कोई विलयन है ना, कोई विलयन है, अगर उसमें हम क्या करेंगे, अगर उसमें विद्युत धारा अगर उसमें प्रवाहित कर दी तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कहता है विद्युत अपघटन। हम जब बात करते हैं ना विद्युत की, वहां बात देखेंगे अच्छे से, इसको समझेंगे क्या है, जनरली हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे, देखिए क्वांटम का सिद्धांत। क्वांटम का सिद्धांत क्या कहता है, मैक्स प्लैंक ने दिया। किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने। ये क्या कहता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है क्वांटम के रूप में आता है। ये कहते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश, सूर्य से जो ऊर्जा आती है ना हमारी, अलग अलग मतलब इसको साइंटिस्ट मानते हैं कि ऊर्जा जो है वो किस रूप में आती है। तो प्लैंक कहते हैं कि ये जो ऊर्जा आती है सूर्य से, वो किस रूप में आती है, क्वांटम में रूप में आती है। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए जरा, दूसरा सिद्धांत क्या है, प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ये किसने दिया, मैक्सवेल ने। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है वो प्रकाश क्वांटम के रूप में नहीं आता है, वो किस रूप में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। तो ये ऐसे बता रहे हैं इसको, तो ये कहते हैं कौन, मैक्सवेल। अच्छा और क्या कहते हैं, देखो सिद्धांत और कौन सा है, एक हमारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया, है ना। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत मतलब होता है कि जब मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, बस इसको ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, सिंपल बात है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। अगर न्यूटन ने दिया है, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बल जो है पिंड द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपाती होता है। यानी जितना इनका द्रव्यमान बढ़ेगा इसमें जो है ताकत ज्यादा आएगी, अगर द्रव्यमान घटेगा तो ताकत कम होती जाएगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि अगर उनकी दूरी बढ़ रही है तो आकर्षण बल कम होगा, दूरी घट रही है तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो ये बता रहे हैं, तो ये होता है ना। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपाती, जबकि पिंडीय दूरी का गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बताता है। अच्छा परमाणु विखंडन सिद्धांत क्या कहता है, परमाणु विखंडन का सिद्धांत आटोहन ने दिया, हमने देखा था। इसमें क्या होता है, भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 या प्लेटिनम 239 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, हल्के न्यूट्रॉन की बमबारी की जाएगी, जो भारे वाले परमाणु हैं उन पर उसका विखंडन किया जाता है। यानी जो जैसे मान के चलिए ये एक बड़ा परमाणु है, यूरेनियम 238 या 235 जो भी ले दो, इस पर जो एक हल्का सा न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, बमबारी मतलब उसको डाला गया और इसमें जो है विस्फोट हुआ, तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन हुआ। उसमें ऊर्जा का जो सृजन होता है वो हम यूज करते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं उसको हम, है ना। परमाणु विखंडन सिद्धांत क्या है, आप जब ऐसा करते हैं तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत है ये, है ना। इसको हम फिजन कहते हैं, नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन। अच्छा एक आता है हमारा परमाणु संलयन सिद्धांत। संलयन का मतलब होता है, संलयन का मतलब क्या होता है, देखो संलयन का मतलब क्या होता है, एडवर्ड टेलर ने इसको दिया था। संलयन का मतलब होता है जैसे इसमें क्या किया गया, हल्का जो न्यूट्रॉन भारी परमाणु पर इसको लगाया गया, ये होता है हमारा परमाणु विखंडन। अच्छा हम बात करेंगे परमाणु संलयन। इसमें क्या होता है, जैसे हल्के परमाणु, कोई हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, उसके समस्थानिक ले लो, ड्यूटेरियम है या ट्राइटियम है ना, उसके परमाणु को आपस में जोड़ा जाता है, इसको आपस में जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस पर उसको बमबारी की जा रही है,
कुछ पल के लिए बमबारी की जा रही है, इसमें कहते जोड़ ही दिया जाता है इसको। अब जोड़ने के बाद में होता क्या है, उसमें एक विस्फोट होता है, जिससे विस्फोट से जो है ऊर्जा का उत्सर्ग, मतलब ऊर्जा का क्या होता है, सृजन होता है। तो उसे हम कहते हैं परमाणु, यानी उसको हम कहते हैं क्या, परमाणु संलयन द्वारा ऊर्जा का सृजन हुआ, और वहां पर जो है क्या हुआ, परमाणु विखंडन द्वारा ऊर्जा का सृजन हुआ। तो ये है दो। अच्छा, एक सिद्धांत देखेंगे प्रकाश का, जो हमने पीछे देखा था, प्लांक के कह रहे थे, और है ना क्वांटम था ना, क्वांटम सिद्धांत। अब यहाँ देखेंगे ये क्या कह रहे हैं, देखिए प्रकाश का कण का सिद्धांत। कण का सिद्धांत कौन कह रहे हैं, न्यूटन कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, सूर्य का जो ऊर्जा है वो क्वांटम में नहीं आती, ना ही विद्युत चुंबकीय तरंग में। कैसे आती है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है कणिका के, कणों के रूप में आता है, कणों के रूप में आता है। ये कौन कह रहे हैं, ये न्यूटन कह रहे हैं, है ना। तो ये जो है प्रकाश का कण का सिद्धांत हुआ, ये इतनी बात करते हैं। अच्छा, जड़त्व का सिद्धांत देखोगे, जड़त्व का सिद्धांत क्या कहता है, जड़त्व का सिद्धांत है हमारा, गैलीलियो ने दिया, है ना। वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा, है ना, उसका जड़त्व कितना होगा, उसका जो है हम कहते हैं उसका जड़त्व का सिद्धांत है ये। यानी वस्तु का जड़त्व किस पर होगा, वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। तो ये है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करके जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व इतना ही अधिक होगा। ये बात बताते हैं गैलीलियो साहब। अच्छा, अब आता है हमारा गति का प्रथम नियम, मतलब सॉरी गति के सिद्धांत। तो गति के सिद्धांत जो है हमारे तीन है, न्यूटन ने दिए थे। प्रथम सिद्धांत हमारा जड़त्व का सिद्धांत होता है, द्वितीय हमारा संवेग संरक्षण होता है, और तृतीय का हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। यानी अगर हम बात करते हैं जड़त्व का, तो जैसे हमने जड़त्व में देखा, यानी द्रव्यमान ही जड़त्व की पहचान है। तो यहाँ पर कहते हैं जो प्रथम नियम है कि कोई वस्तु अगर किसी भी अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर जो है कोई बाह्य बल काम मतलब न करे, तो वो उसी अवस्था में रहता है। तो हम कहते हैं जड़त्व का नियम है ये, तो उसे प्रथम नियम कहते हैं। बाद में देखेंगे उसके थोड़ा गहराई से। द्वितीय क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर आपने दो चीजें हैं, अगर दो चीजें आपस में टकराई, इसकी जो अब टकराने के बाद में जो टकराई, इसमें जो ऊर्जा है, अब इसमें जो टकराने वाली ऊर्जा है और जो परिणामी ऊर्जा है वो बराबर होगी, बस ये बताते हैं। तीसरा क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया। इसमें कहता है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया, जितने हमने क्रिया लगाई है उसकी विपरीत जो है प्रतिक्रिया होगी, ये हमारा जो है तृतीय नियम बताता है। ये गैलीलियो के तीन, जो कि मतलब सॉरी गति के तीन नियम थे, न्यूटन ने दिए। अच्छा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत। अब ये क्या है, देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत जो है प्रोफेसर आर्स्टेड ने दिया था इसको। और जब किसी, क्या कहते हैं, देखिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कोई चालक तार है, अगर इसे विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो क्या होगा, तो चालक तार के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चालक है, इसमें तार में जो है विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी, तो इसके कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो है क्या बन जाएगा, एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाएगा, है ना, ऊर्जा क्षेत्र, या हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र या सिद्धांत कहते हैं इसको। अच्छा, एक आता हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। अभी क्या कहते हैं, माइकल फ्राइडे ने दिया इसको। और इसके क्या क्या है, इसका मतलब है कि किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उक्त चालक के सिरों के बीच विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है ना। तो क्या होता है, यानी अगर हम बात करते हैं किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उक्त चालक के सिरों के बीच क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे हम प्रेरण सिद्धांत में करते हैं ना कि ये घूमने भी लगती है, अगर उसमें हम तार लपेट देते हैं तो वो घूमने लगती है, इनके बीच में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब चीजें हमारी कहती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। अच्छा, और सिद्धांत देख लो, पृथ्वी का उत्पत्ति का अद्वैतवादी सिद्धांत। ये एक महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो तीन सिद्धांत यहाँ पे देख लेंगे। अद्वैत का मतलब, द्वैत का मतलब दो, अभी कह रहे हैं कि अद्वैत, अद्वैत मतलब दो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही है। तो कास्तेदा वहन कह रहे हैं कि पृथ्वी सहित संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, एक तारे से हुई है। अद्वैत, द्वैत का मतलब दो और अद्वैत का मतलब दो नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, कास्तेदा वहन के पृथ्वी और सौरमंडल जितना भी है तो वो हमारा एक तारे से बना है, ये बताते हैं कास्तेदा वहन। और इसका सिद्धांत कहता है पृथ्वी का उत्पत्ति अद्वैतवादी सिद्धांत। अब द्वैतवादी क्या होगा, द्वैतवादी दो से माना जाएगा। अब द्वैतवादी देख लो, पृथ्वी का द्वैतवादी सिद्धांत चैम्बरलिन ने दिया। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी सहित संपूर्ण सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो दो अन्य पिंडों तारों से हुई है ना। वो दो से कह रहे हैं, ये एक से कह रहे थे। अच्छा,
अब आता है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत। अब ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? एजी लेमेत्री ने दिया। और ये कह रहे हैं क्या, इसको सुन लो, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है अनंत घनत्व और निम्नतम आयतन वाले मटर के आकार के एक पिंड से हुई है। इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण जो है संपूर्ण ब्रह्मांड बन गया। तो ये कह रहे हैं कौन? एजी लेमेत्री साहब। इसे कहते हैं ब्रह्मांड का उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं इसको। चलिए बस ये लास्ट है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक आता है हमारा भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत का मतलब देख लो, आप समझ लो। यदि भूकेंद्रीय का मतलब है सौर मंडल में यहाँ ये बताया जा रहा है कि भूमि जो है वो केंद्र में है। भूकेंद्रीय मतलब भूमि केंद्र में है। टोलमी ने दिया था, टोलमी ने कहा था कि जो सौर मंडल है उसके केंद्र में भूमि है, बस यही बताया था इन्होंने। टोलमी ने दिया और सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी को विद्यमान माना, ये टोलमी ने कहा था। लेकिन फिर उसके बाद में क्या क्या जो कोपरनिकस आए, कोपरनिकस ने इसको नकार दिया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है। सौर केंद्रीय सिद्धांत। तो सौर केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया जी? कोपरनिकस ने दिया। तो अब हम जो है इसको देखें, कोपरनिकस ने दिया, अभी बताया कि सौरमंडल में पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है। तो ये जो सिद्धांत था, अब हमने यहाँ तक इसके बाद में की सिद्धांतों की बात की। तो अब हम जो है ये यहाँ पर जो हमारी यूनिट थी, यहाँ पर यूनिट 3 जो मुख्य सिद्धांत है उसकी हमने आज बात की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।